माइक माइक पे आता रखिएगा, ठीक है? क्या बात है? अच्छा, बिस्मिल्लाह, दोबारा शुरू करता हूँ। सेंटेंस किसको कहते हैं? सेंटेंस नंबर 1 ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म होती है, वर्ड्स की एक तरतीब में होते हैं। ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट बाद में आएगा, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा और वर्ड कहीं और चला जाएगा, एंड में चला जाएगा। नंबर 1 स्ट्रक्चर के लिहाज से ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है। कॉग्निशन के लिहाज से, अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से, विद रिस्पेक्ट टू कॉग्निशन, उसमें क्या होता है? एक मीनिंगफुल सेंटेंस होता है, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग देता है, उसमें कोई चीज मख्फी नहीं होती, आप उसका मानी समझ लेते हैं अच्छी तरह से। और विद रिस्पेक्ट टू ग्रामर, सेंटेंस की तारीफ ये कि उसमें एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट्स में एक्शनर, डूअर या एजेंट, कुछ भी कह सकते हैं, काम करने वाला। वो इंसान भी हो सकता है, नेचर का कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, या कभी कभार नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकती है, ठीक है? वो ज़ेरे बहस आना है आगे जाके, ठीक है? सब्जेक्ट काम करने वाला। प्रेडिकेट में 2 चीजें होती है, एक होता है वर्ब, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो होता है वो ऑप्शनल होता है, वो लाजिम नहीं होता कि हमेशा हर सेंटेंस में हो ही, लेकिन वो प्रेडिकेट का हिस्सा होता है, ठीक है? तो प्रेडिकेट में सब वर्ब आ गया और ऑब्जेक्ट आ गया। अब ये चीजें चूंकि मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ग्रामर में विद रिस्पेक्ट टू ग्रामर सेंटेंस की टाइप्स होती हैं। पहली है एक्सप्रेशन के लिहाज से सेंटेंस की टाइप्स, दूसरी ग्रामर के लिहाज से और तीसरी कंडीशनल्स के लिहाज से। चूंकि ये चीजें आगे जाके ज़ेरे बहस आना है, यानी सिंपल में, कंपाउंड में और जीरो कंडीशन से लेकर थर्ड कंडीशन तक, तो इसलिए मैं आपको पहले बता दूं कि सेंटेंस असल में होता क्या है। यहाँ पे जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है जी, इसमें आप क्या कहते हैं? इसको डिक्लेरेटिव भी कहते हैं और असर्टिव भी कहते हैं। यानी डिक्लेरेटिव आप डिक्लेरेशन दे रहे हो किसी चीज की, असर्ट कर रहे होते हैं, एतराफ कर रहे होते हैं किसी चीज का। इन्फॉर्मेटिव इसको आप कह सकते हैं, अफर्मेटिव भी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है? तो चीज अफर्म कर रहे होते हैं, एंश्योर कर रहे होते हैं। तो ये मुख्तलिफ अल्फाज इसके लिए आप तबदीलात इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट यही है कि इसमें असल में आप मस्बत बात कर रहे होते हैं, ठीक है ना? सीधी सादी बात कर रहे होते हैं। सो पॉजिटिव में आई गो टू स्कूल, नेगेटिव में इसी चीज की निगेशन कर दी जाती है, तरदीद कर दी जाती है, नफी कर दी जाती है, आई डू नॉट गो टू स्कूल। ठीक हो गया जी? इंटरोगेटिव कौन सा होता है? पूरा लिखा नहीं है, सवालिया जुमला। इसमें हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाता है, तो डू आई गो टू स्कूल, वो जो डू छुपा हुआ था आई गो में, गो याद रखिएगा मुरक्कब होता है 2 चीजों का, डू प्लस गो का। गोज मुरक्कब होता है 2 चीजों का, डज प्लस गो का। ये मैंने बताया हुआ आपको, ठीक है ना? तो वो फिर इंटरोगेटिव बनाने के लिए उस छुपे हुए को, मख्फी को, जो हिडन होता है हेल्पिंग वर्ब, उसको उसमें से निकाल के लाना होता है ना। जैसे आप मैथमेटिक्स में भी ऐसे ही करते हैं, यानी आपका अगर ब्रैकेट्स या पैरेंथेसिस आ गई है, ब्रेसेस आ गई है, तो उससे पहले वाली जो क्वांटिटी होती है वो मल्टीप्लाई हो रही होती है असल में अंदर वाली के साथ, लेकिन वो मल्टीप्लिकेशन का मार्क नहीं होता, सिंबल नहीं होता। ऐसे ही यहाँ पे भी जो डू होता है वो छुपा हुआ था, उसको उठा के लाना है बिल्कुल सेंटेंस के शुरू में। तो डू आई गो टू स्कूल, तो ये बन जाएगा इंटरोगेटिव के सवालिया जुमला, क्या मैं स्कूल जाता हूँ। उसके बाद है जी आपके पास एक्सक्लेमेटोरी, 5वां एक्सक्लेमेशन से निकला है, फुजाइया या निदाइया उर्दू में कहेंगे, लेकिन उर्दू में मुश्किल है, उर्दू में छोड़ें, इंग्लिश में ही पढ़ें, कि आप असल में अपने जज्बात, तासुरात का इजहार कर रहे थे, लेकिन वो बर्जिस्ता एकदम इम्प्रॉम्प्टू होते हैं, यकदम आपके मुंह से कोई लफ्ज निकलता है। जैसे इंटरजेक्शंस होते हैं, जैसे हुर्रे होता है, अलास होता है, जैसे आप पहाड़ी में कहते हैं ना उठोए, ठीक है? उठोए उर्दू में कहेंगे, उठोए कहेंगे पहाड़ी में, ठीक है? तो ये एक्सक्लेमेशंस होते हैं। तो एक्सक्लेमेशंस एकदम आपके मुंह से अल्फाज निकल जाते हैं और आप किसी चीज का इजहार करते हैं। लेकिन ऑप्टेटिव में ऐसा नहीं होता। ऑप्टेटिव में आप दुआ कर रहे होते हैं या विश कर रहे होते हैं किसी को। यस सर। वो एक प्योर फीलिंग्स होती हैं जो आप डिलिबरेटली कर रहे होते हैं, जहां सोच के, समझ के, एक नीयत से कर रहे होते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें एकदम इम्प्रॉम्प्टू, बर्जिस्ता, फौरन से आपके मुंह से लफ्ज निकल जाता है। ऑब्जेक्टिव में आप या तो किसी के लिए विश कर रहे थे किसी को, या प्रेयर कर रहे थे, प्रे कर रहे थे, दुआ कर रहे थे। ठीक है जी, ये समझ आ गई है? जस्ट एन ओवरव्यू, हर चीज की तफसील में हम नहीं जा रहे। इसके सेंटेंस की एग्जांपल क्या होगी? इंपेरेटिव, हां एक रह गया, इंपेरेटिव, सॉरी। इंपेरेटिव ऐसा जुमला होता है जिसमें आप किसी को कोई ऑर्डर कर रहे होते हैं, कमांड दे रहे होते हैं, या फिर रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, यानी हुक्म दे रहे होते हैं किसी को काम करने का, या फिर इल्तिजा कर रहे होते हैं। 2 ही काम हो सकते हैं। अब छोटे होंगे तो इल्तिजा करेंगे, बड़े होंगे तो हुक्म करेंगे। यानी कॉन्सेप्ट एक ही है, सिर्फ आपके छोटा और बड़ा होने का फर्क है, ठीक है? यानी ओपन द डोर, मैंने आपसे कहा ओपन द डोर, आपसे कहूंगा, मैं बड़ा हूं ना आपसे, आपको कहूंगा ओपन द डोर, ये इंपेरेटिव है, हुक्म दे रहा हूं मैं आपको। आप मुझसे कहेंगे, क्या कहेंगे? प्लीज ओपन द डोर या काइंडली ओपन द डोर, यही फर्क है, इसमें और कोई फर्क नहीं है, ठीक है? या हुक्म दे रहे होते हैं या फिर इल्तिजा कर रहे हैं, इसलिए इसको इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है जी? 6 के 6 हो गए, समझ आ गया? एक्सक्लेमेटरी में आप क्या कर रहे होते हैं? एग्जांपल सेंटेंस ले लें, हुर्रे वी वन द मैच। आम तौर पे कहा जाता है कि उठोए हमने मैच जीत लिया, ठीक है? तो एकदम आपके मुंह से निकल रहा है उठोए। जैसे माएँ
बच्चा जरा सा गिरने लगा होता है, बिस्मिल्लाह, एकदम बिस्मिल्लाह कहते हैं। जैसे किसी चीज को देख के फौरन से माशाल्लाह, अरे अर्थुल कहता है हे माशाल्लाह, वो भी क्या है, इंटरजेक्शन है। ऐसे ही आपको कोई बड़ी प्यारी मिसाल है, मैंने उस दिन भी दी थी कि कोई फोत हो जाता है तो ये इंटरजेक्शन दिखाई नहीं जाता, ठीक, ये भी एक इंटरजेक्शन है, एकदम से फीलिंग आती है आपकी। लेकिन इसमें डेलिब्रेट होता है, सोच समझ के आप इंटेंशनली दानिस्ता आप दुआ दे रहे होते हैं या किसी को विश कर रहे होते हैं। जैसे हैप्पी ईद या हैप्पी क्रिसमस कहते हैं क्रिश्चियंस, ठीक है, तो वो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होता है, वो पूरा सेंटेंस है, उसमें पूरी बात मुकम्मल होगी, ठीक है, ग्रामर के पार्ट को ना भी लिया जाए तो पूरी बात होगी। तो इसमें आप किसी को दुआ, जैसे आप कहते हैं मे somebody's soul rest in peace या मे his soul rest in peace, अल्लाह ताला उनको गरीब का रहमत फरमाए, ये भी दुआ है ना। सो ये ऑब्जेक्टिव सेंटेंस हुआ। आपके फेसबुक पे आजकल रिप क्या होता है, रिप RIP, रेस्ट इन पीस, वो जो पूरी दुआ थी ना, मे his soul rest in peace, उसको शॉर्ट किया गया, रेस्ट इन पीस, उसको भी शॉर्ट करके रिप कर दिया गया। समझ आ रही है, ये एक एक्रोनिम बन गया। एनीहाउ आगे चलते हैं जी। दूसरी टाइप होती है सेंटेंस की विद रिस्पेक्ट टू ग्रामर। ग्रामर के लिहाज से कौन कौन सी टाइप्स होती है उसकी? पहली होती है सिंपल, दूसरी तो कंपाउंड। लेकिन इसको समझने के लिए आपको दो कॉन्सेप्ट जब तक आपको समझ नहीं आएंगे, इनकी समझ नहीं आएगी। वो दो कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं? पहला होता है आपका क्लॉज और दूसरा होता है आपका कंजंक्शंस। इसको बहुत अच्छी तरह से समझ लें। जब तक ये दो चीजें आपको समझ नहीं आएंगी तो ये वाले आपको जो टाइप्स हैं ये आपको समझ नहीं आएंगे, और ला मुहाला फिर ये भी नहीं आएंगे, बिकॉज इसमें भी क्लॉज ही होते हैं। कंडीशंस में भी दो दो क्लॉजेज होते हैं, कभी कभी तीन भी हो जाते हैं, वो जेरे बहस नहीं, लेकिन होते दो। इसमें तो दो ही होते हैं, जो कंडीशंस होते हैं ना इसमें दो ही होते हैं, लेकिन जो ग्रामर के लिहाज से होता है उसमें पहले वाले में एक होता है, बाकी सब में ज्यादा भी हो सकते हैं, बल्कि होने चाहिए ज्यादा। ठीक है, वो हम आगे जाके डिटेल में बताएंगे कैसे होता है। क्लास क्या चीज होती है? क्लास के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, और आपको वो एग्जांपल याद होगी कि देखिए बात यह है कि जिस बिल्डिंग में इस वक्त हम बैठे हुए हैं, नीचे भी एक क्लास है, ऊपर भी एक क्लास है। बिल्डिंग तो एक ही है ना, बिल्डिंग एक ही है, लेकिन ये 10th कहलाती है, नीचे वाली दूसरी को क्लास होगी। ऐसा ही है। इसमें फर्क ये होता है कि असल में सेंटेंस विद इन अ सेंटेंस होता है, एक सेंटेंस के अंदर सेंटेंस होता है, इसलिए उसको क्लास कहा जाता है, विदाउट अ फुल स्टॉप। समझ आ रही है? yes, आम तौर पे कहा जाता है कि क्लॉज एक छोटा सेंटेंस होता है। ये समझने के लिए बात ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं, बिकॉज कभी कभी एक पूरा सेंटेंस जो होता है वो छोटा होता है, लेकिन क्लॉज बहुत बड़ा होता है। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है। लेकिन क्लॉज होता क्या है वो सबसे पहले समझ लें। क्लॉज एक सेंटेंस ही होता है, यानी उसके वो शराइत, वो कंडीशंस पूरी होना होती है जो एक सेंटेंस की होती है। वो कौन कौन सी शराइत है? लेकिन उसमें एक शर्त है जो सेंटेंस में नहीं होती, लेकिन वो उसकी टाइप होती है। एक चीज जो उसमें मजमूई तौर पर जो बेस या उसूल या प्रिंसिपल की हैसियत रखती है, बुनियाद की हैसियत रखती है, वो क्या होती है जी? कि उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। ये आप याद रखिएगा, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। ये क्लॉज जो होता है इसमें ये दो चीजें लाजिमन होती हैं। अब क्लॉज की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट इन दो अल्फाज को भी समझ लीजिए इस तरह से, जस्ट एन ओवरव्यू। डिपेंडेंट कहते हैं जी जो किसी चीज पर इन्हिसार कर रहा हो, और इंडिपेंडेंट मुनस्सिर हो, किसी पर मोहताज हो, उसको एहतियाज हो, उसकी जरूरत हो उसकी। डिपेंडेंट है ना, आप कहते हैं आप क्या दूसरे पे डिपेंड क्यों कर रहे हो, मतलब मुनस्सिर हो, क्या नींद आ रही है आपको? इंडिपेंडेंट आप बनाते हैं ना, इंडिपेंडेंस डे 14th of August को इंडिपेंडेंस डे है जी हमारा, नेशनल इंडिपेंडेंस डे, आजादी का दिन है। इंडिपेंडेंट आजादी, उसको एहतियाज नहीं रहा है, किसी की जरूरत नहीं, उसको किसी का मोहताज नहीं है, किसी पर इंसार नहीं कर रहा, मुनस्सिर नहीं है किसी पर, वो अकेले में पूरा है। सो इंडिपेंडेंट क्लास वो होगा, ऐसा सेंटेंस होगा, छोटा सा सेंटेंस विद इन अ सेंटेंस विदाउट अ फुल स्टॉप, कि जिसको किसी दूसरे भी क्लास की जरूरत नहीं होगी कि उसका कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग दे। अब सेंटेंस के बारे में हमने क्या पढ़ा बेटा? सेंटेंस के बारे में हमने तीन चीजें पढ़ी थी। एक ये कि वो ऑर्गेनाइज्ड होता है, ऑर्गेनाइजेशन की तारीफ इस पे पूरी उतरती है। क्लॉज एक ऑर्गेनाइज्ड सेंटेंस होता है, छोटा सा, ठीक है। दूसरी क्या, सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है सेंटेंस में, इसमें भी ऐसा होता है। तीसरी जो कंडीशन में पढ़ी थी कि वो एक पूरी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग देता है। तो ये सिर्फ क्लॉज का ये वाला हिस्सा होता है जिसमें वो पूरी अंडरस्टैंडिंग देता है। इसमें सिर्फ ये वो चीज है कि जिसमें लाजिम नहीं है कि उसकी मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग आपको आ जाए। ये बात समझ आ गई यहां तक? ठीक है। इसके दो टाइप होती हैं। अगर ये कंफ्यूजन इसमें अभी भी बाकी हो, सिर्फ इसको समझ लें कि सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है क्लॉज में,
और क्लास की आगे दो टाइप्स। ये मैं आपको ओवरव्यू इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीजें आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है ना, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। अब दूसरी कंजंक्शंस, और कंजंक्शन में आपको बताया कि जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जंक्शन डालने के लिए, ठीक है, जोड़ डालने के लिए। एक सेंटेंस में स्कूल आया और मैंने पढ़ा लेकिन मैं बाहर चला गया, ताहम मैं अभी भी स्कूल के हुदूद में ही हूँ। तो ये जो आपने बोले ना, और मैं गया लेकिन ताहम, ये सब क्या होते हैं? कंजंक्शंस होते हैं। या आपके एक बात के मुख्तलिफ हिस्सों को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। एंड, और, बट, बिकॉज, फॉर वाला नहीं जो प्रपोजिशन होता है, बल्कि जो बिकॉज के मानी में इस्तेमाल होता है, फॉर, ठीक है। नॉनदलेस, नेवरदलेस, वेयरएज, येट, ये सारे क्या होते हैं जी? कंजंक्शंस होते हैं। इनको लिखने की जरूरत नहीं है, पता है ना आपको ऑलरेडी। लेकिन इसके दो टाइप्स होती है, एक होते हैं कोऑर्डिनेटिंग और दूसरे होते हैं सबऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को आप डिपेंडेंट भी कह सकते हैं, बिकॉज ये निचले दर्जे के मातहत होते हैं, मातहत कह सकते हैं आप इनको, निचले दर्जे के, इनको भी जरूरत होती है, ठीक है, ये डिपेंडेंट होते हैं। और कोऑर्डिनेटिंग कौन से होते हैं जी? कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। आप कहते हैं ना फलां बंदा फलां कंपनी का कोऑर्डिनेटर है, यानी वो बड़ी पोस्ट पे सुपरवाइजर, ये जैसे होता है कोऑर्डिनेटर, सबके साथ कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। यानी उसको जरूरत नहीं होती किसी चीज की, किसी बंदे की। जो नीचे होते हैं ना सबऑर्डिनेट लोग होते हैं, वो उसके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, उनको उसकी जरूरत होती है। कॉन्सेप्ट समझ आ गया? तो ये जो कोऑर्डिनेटर होता है ये इंडिपेंडेंट होता है, ये आजाद होता है, इसको किसी चीज की जरूरत नहीं होती। तो कुछ कंजंक्शंस ऐसे होते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं, जैसे एंड है, जैसे और है, और कभी कभी इसलिए भी इस्तेमाल होता है। लेकिन फॉर इंस्टेंस एक बहुत बड़ी मिसाल है बट, लेकिन डिपेंडेंट होता है या सबऑर्डिनेट होता है। कैसे? यानी आप कहते हैं कि लेकिन मैं तो घर चला गया था। अब जैसे ही लेकिन का लफ्ज बोलेंगे तो अगला सेंटेंस आप बोलना तो बहुत बात की बात है ना, लेकिन लफ्ज ही आपको बता देगा पीछे कोई और बात हो रही है जो इससे मुखालिफ है। लेकिन मैं घर चला गया, क्या मतलब है कि पहले कोई और बात हो रही थी, इसलिए मैंने कहा कि मैं लेकिन घर चला गया। इसलिए ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होगा या डिपेंडेंट कंजंक्शन होगा। इसको किसी दूसरे क्लास की जरूरत होगी, इस क्लास को जो इससे मिलकर बनेगा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से या डिपेंडेंट कंजंक्शन से, इसको किसी दूसरे क्लास की जरूरत होगी कि वो आके बताए कि इसका मानी क्या है। क्या समझ आ रही है? ये असल चीज है। तो अब आप जाते हैं, ये दो कॉन्सेप्ट आपके यकीन है मुझे क्लियर हो चुके होंगे, लेकिन फिर भी अगर नहीं हुए तो नो प्रॉब्लम, आप खड़े होकर पूछ सकते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। बिकॉज जब तक ये समझ नहीं आएंगे ना, हर चीज की बुनियाद होती है ना, इसकी बुनियाद ये है इस सबकी। अगर ये चीजें आपको अभी तक समझ नहीं आई तो आप ये पूछ सकते हैं। It's just an overview. आगे सारी चले आप सोचें, मैं एक स्ट्रक्चर बना लेता हूं यहां पर, आप सोचते रहे और सोचते ही नहीं रहना, ठीक है? सोची पे आते, हाँ जी। सो यहां पे बेटा जी आ गया आपके पास 4 तरह के आपके सेंटेंस टाइप्स विद रिस्पेक्ट टू ग्रामर। फर्स्ट है आपके पास सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो यहां पे आपके पास दो क्लासेस होंगे, क्लास नंबर 1 एंड क्लास नंबर 2। ऑलराइट, लेकिन इसमें एक पहला वाला जो है सिंपल, इसमें एक ही क्लास होता है, वही उसका सेंटेंस भी होता है, ठीक है? अगर क्लास में फुल स्टॉप आ जाएगा तो वो क्लास सेंटेंस बन जाएगा। और वो जो बात हमने पढ़ी थी कि एक सेंटेंस और उस क्लास में डिफरेंस क्या होता है, और हमने ये कहा था कि अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप कह सकते हैं कि एक छोटा सेंटेंस होता है, लेकिन ये बात सही नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए कह सकते हैं। बिकॉज बसा औकात इतनी लेंथ का भी एक सेंटेंस होता है विद अ फुल स्टॉप, अगर फुल स्टॉप आ जाएगा तो वो पूरा सेंटेंस बन जाएगा। लेकिन ऐसा भी होता है कि एक क्लास ये हुआ, दूसरा क्लास ये हुआ, तीसरा क्लास ये हुआ, तब जाके सेंटेंस पूरा होगा। अब आप देखिए कि ये वाला जो पूरा सेंटेंस है, एक सेंटेंस ये हो गया, एक सेंटेंस ये हो गया। आप देखें कि पहला वाला जो सेंटेंस है उसकी लेंथ कितनी है, और दूसरा वाला जो क्लॉज है, सेंटेंस से दूर रहा ना, क्लॉज है उसकी लेंथ कितनी है। उसको क्लॉज की भी लेंथ पूरे सेंटेंस से बड़ी है। तो सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप कहते हैं कि क्लॉज छोटा सेंटेंस होता है, असल में ऐसा होता नहीं है।
क्लॉज में सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है, लेकिन उसमें फुल स्टॉप नहीं होता, वो सेंटेंस विद इन अ सेंटेंस होता है, सेंटेंस के अंदर सेंटेंस होता है। और चूंकि वो सेंटेंस के अंदर सेंटेंस होता है और विदाउट फुल स्टॉप लिखा जाता है, यही वजह है कि हमें उसको क्लास कहना पड़ता है, वरना कोई वजह नहीं है उसको क्लास कहने की। अगर उसके साथ भी फुल स्टॉप आ जाएगा तो वो सेंटेंस बन जाएगा। समझ आ रही है? और कोई वजह नहीं है उसको क्लास कहने की, यही वजह है कि वो सेंटेंस विद इन अ सेंटेंस होता है। ये कॉन्सेप्ट समझ आना है बात। सिंपल में आपके पास सिर्फ एक ही क्लास होता है, और कौन सा होता है? इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। उसको किसी की जरूरत नहीं होती कि कोई दूसरा क्लॉज आके, अब यहां पे मैं लिखता हूं क्लॉज 1 क्लॉज 2, ठीक है जी। बल्कि यहां पे क्लॉज 1 और 2 भी नहीं लिखने चाहिए, यहां पे लिखना चाहिए इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, बिकॉज़ ये ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। 2 की क्या बात है। यहां पे हो गया आपके पास इंडिपेंडेंट, यहां पे डिपेंडेंट। तो इसको भी अगर आप काट दे तो मजीद आसानी के लिए आप चिकन क्रॉस कर सकते हैं कि सिंपल में आपके पास एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, डिपेंडेंट होता ही नहीं है इसमें, डिपेंडेंट इसमें होता ही नहीं है। कंपाउंड में क्या होता है? कंपाउंड में 2 इंडिपेंडेंट होते हैं, डिपेंडेंट कोई नहीं होता। समझ आ रही है? कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? एक इंडिपेंडेंट, दूसरा डिपेंडेंट। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या होता है? दोनों एक 2 हो गए इसके कंपाउंड के, इसको मैं ब्रैकेट में क्यों लिख रहा हूं मैं आपको बताऊंगा, और 1 या 2 इसके हो गए। अब ये है क्या? ये सारा सिलसिला है क्या? बल्कि इसको आप 2 दफा कर लें, ये भी 2 दफा कर लें। ये मैंने यहां पे इसलिए लगाया कि तीसरा भी हो सकता है, इसमें कोई लिमिट मुकर्रर नहीं है। बस आप 2 कंपाउंड और एक कॉम्प्लेक्स क्या करें, 2 इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट मिलके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाता है। और बसा औकात एक इंडिपेंडेंट और 2 डिपेंडेंट मिलके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इसलिए कि हमने शराइत पूरे करना होते हैं, हमने पूरे करना होता है। इससे मुराद ये नहीं है कि हमने इसको सोच विचार के ऐसा सेंटेंस लिखना होता है जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो, हमने करना होता है। इससे मुराद ये कि अगर कोई ऐसा जुमला आ जाए तो उसका आप जब तख्तीक करते हैं ना, उसको मतलब देखते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, जायजा लेते हैं, तो उसमें से फिर यही चीज निकलती है। इसलिए कि कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स के कंडीशंस पूरा करने से मुराद ये है कि कंपाउंड का कंडीशन ये होता है कि इसमें 2 इंडिपेंडेंट, और कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? एक कम से कम डिपेंडेंट होना चाहिए। तो ये शराइत इसके उस तरह पूरे हो जाते हैं। यहां तक अगर किसी को समझ ना आई तो आप पूछ सकते हैं। और मैं स्पीड से इसलिए पढ़ा रहा हूं कि चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई, और मैं ये उम्मीद करके पढ़ा रहा हूं कि आपके ज़हन के निहा खाना में कहीं ना कहीं चीजें मौजूद होंगी, तो कभी कभी चीजें भूल जाती हैं। मैं इसलिए आपको तेजी तेजी में पढ़ा रहा हूं, बिकॉज वी हैव वेरी शॉर्ट टाइम। आपको समझ आ रही है? सोच लीजिए, नहीं है, मैं खुद बता सकता हूँ, चेहरे देख के बता सकता हूँ किसको समझ आएगी किसको नहीं। इसलिए अगर आपको किसी चीज की समझ नहीं आए तो बिला झिझक, खौफ, डर, खड़े होकर पूछ लें। हम भी कभी यहीं पे बैठे थे, हमें भी चीजें समझ नहीं आया करती थी, बल्कि यही चीजें क्या, शुरू की बुनियादी चीजें भी बाज़ औक़ात साल के एंड में भी जाके समझ नहीं आया करती थी। सो इट्स कंप्लीटली नॉर्मल। स्टडीज में ऐसा होता है, एक स्टूडेंट वही होता है जिसको चीजें नहीं आती होती, वरना जिनको आती होती है वो स्कॉलर होते हैं, और कब तक कोई नहीं है। यहाँ पे कुछ स्कॉलर बैठे हुए माशाअल्लाह, अगर समझ नहीं आई पूछ लें। You have a prime time now, लेकिन ये टाइम आपको वापस नहीं मिलने वाला भैया। इससे सलाह समझ आ गई आपको सारी? एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स नहीं है, मैं पूछा तुझसे बस यार, क्या समझिए? ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ये जो इंडिपेंडेंट जो 2 होते हैं, सर ये समझा रहे हैं कंपाउंड में। सर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देखिए, आपने केमिस्ट्री पढ़ी आपने से किसी ने? सारे साइंस वाले बैठे, आपने एलिमेंट और कंपाउंड की डेफिनेशन पढ़ी हुई है, मिक्सचर की भी पढ़ी होगी, होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस ये भी पढ़ी होगी, होमोलॉजी सीरीज बढ़िया सर। ये कैसे हो सकता है आपने पढ़ी हुई यार? एलिमेंट एक इंडिपेंडेंट एलिमेंट होता है, इंडिपेंडेंट उनसर होता है, उसको उर्दू में उनसर कहेंगे ना। एक एंटिटी होती है, इंडिपेंडेंट होती है, मैं आपको जुबान में समझा रहा हूँ। मिसाल के तौर पर पानी एक इंडिपेंडेंट चीज है, उसको
उसको किसी दूसरी चीज की जरूरत नहीं है कि वो उसको मिलके पानी बनाए, पानी इंडिपेंडेंट है, लेकिन चाय को पानी की भी जरूरत है, चीनी की भी जरूरत है, पत्ती की भी जरूरत है, दूध की भी जरूरत है, तब जाके चाय बनेगी। ऐसे ही है, ऐसे ही आप स्कंजबीर बनाते हैं या जैसे मशरूब कोई भी बनाते हैं तो उसके लिए दूसरे मिठास आपको चाहिए होती है और कुछ खटास भी चाहिए होती है, जैसे लीमू हो गया, जैसे ऑरेंज हो गया, कुछ भी बराबर है। जो टैंग आप बनाते हैं, सो इसमें होता ये है कि आपके पास एक अंसर से मरकब बन रहा होता है, यानी एलिमेंट से कंपाउंड बन रहा होता है, एलिमेंट से कंपाउंड बन रहा होता है, और कंपाउंड से आगे फिर मिक्सचर बन रहा होता है। ठीक है, तो कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंस होता है? मिक्सचर कंपाउंड दो चीजों से मिलकर बनता है, मिक्सचर का ऐसा मामला नहीं होता। मिक्सचर कभी कभार एक जैसी चीजों का मजमू होता है, कभी कभार एक से अलग भी, यानी एक जैसी चीजें होंगी, यानी चीनी प्लस चीनी होगी, केमिकली तो चीनी होगी ना। अब चीनी प्लस नमक होगा तो वो सॉलिड ही है, ठीक है। अगर उसमें पानी ऐड करेंगे तो वो उससे फिर उसको अलग करना मुश्किल हो जाएगा, उसके लिए फिर स्पेशल प्रोसेस की जरूरत होती है आपको। सबसे पहले आपने पानी को इतना बॉईल किया कि वो बुखारात बन के उड़ गया, बीच में से चीनी अलग कर ली, नमक अलग कर लिया, अब उसको आपका काम है उसको कैसे अलग। ठीक है, बिल्कुल हूबहू यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर भी कि आपके पास पानी है, ये इंडिपेंडेंट है। अब यहाँ पे दो चीजें मिली, एक जैसी दो चीजें मिली, दूसरी है चीनी और पत्ती और चीनी सॉलिड, तो वो हो गया कंपाउंड। दूध भी मिलेगा, जब दूध क्या है, जब चले पानी कर लें, जब पानी उसमें मिलेगा तो वो हो जाएगा कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे ये दो चीजें होगी या एक चीज होगी, कोई भी सॉलिड है, लिक्विड मिल गया तो वो कॉम्प्लेक्स हो गया। अब उसमें से कॉम्प्लेक्स क्यों हुआ? कॉम्प्लेक्स लफ्ज का मतलब ही पेचीदा होता है, पेचीदा, उसमें से उसको अलग करना मुश्किल है। अब कंपाउंड भी हो प्लस कॉम्प्लेक्स भी हो, तो कंपाउंड दो थे ना, चीनी और पत्ती, तो साथ में कॉम्प्लेक्स और क्या था? लिक्विड, दूध और पानी, या सिर्फ दूध। तो ये जब सारी चीजें मिल जाएंगी तो पूरी चाय बन जाएगी, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। तो इसलिए चाय आप डेली पीते हैं ना, इसको देख के रोना नहीं शुरू कर देना, ये चाय है। ठीक है, समझ आ गई आपको? Yes, sir. वेरी इजी कि आपके पास बेटा जी बात यह है कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट को याद रखना है। इंडिपेंडेंट आजाद है, उसको किसी क्लास को दूसरे क्लास की जरूरत नहीं कि आपके समझाया आपको। यहाँ पे इंडिपेंडेंट सिंपल में एक ही होता है, इसलिए इसकी तो ज्यादा बहस होती ही नहीं है। कंपाउंड में क्या होगा? कंपाउंड मरकब दो चीजों से मिलकर बन गया, इंडिपेंडेंट प्लस इंडिपेंडेंट, देयर इज नो डिपेंडेंट क्लास देयर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स में क्या हुआ? थोड़ा सा पेचीदा हो गया बंदा, यानी ये भी है और ये भी है, कॉम्प्लेक्स दोनों से मिलके, यानी एक कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हो ना, उसके साथ उसी जैसा कॉन्सेप्ट समझ रहे हो तो वो कंपाउंड होगा, वो मुश्किल नहीं होगा। लेकिन कॉम्प्लेक्स यानी पेचीदा तब हो जाएगा जब फिजिक्स के साथ कंप्यूटर मिला के पढ़ रहे हैं आप। मेरी बात समझ आ रही है? ये चले फिजिक्स और केमिस्ट्री तो दोनों साइंस के ही सब्जेक्ट्स हैं। वो फिजिक्स अकेले में होगी सिंपल, फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री बनेगी तो हो जाएगा कंपाउंड, क्योंकि वो साइंस के सब्जेक्ट है दोनों। लेकिन उसके साथ आप शायरी पढ़ना शुरू कर देंगे, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों डिफरेंट कैटेगरी से। ठीक है, और कंपाउंड भी हो कॉम्प्लेक्स भी हो, तो फिर क्या होना चाहिए? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। यानी एक कॉम्प्लेक्स में ये होगा ना कि आप फिजिक्स प्लस शायरी पढ़ रहे हैं, फिजिक्स प्लस शायरी, तो कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स दोनों में क्या होगा? दो साइंस के सब्जेक्ट्स आगे, एक आर्ट्स का, या दो आर्ट्स के आगे एक साइंस का। ठीक, मैंने मुख्तलिफ मिसालें देकर आपको समझा दिया है कि असल में होता ही है कि दो ये होते हैं एक ही होता है, या दो ये होते हैं एक ही होता है, यानी दोनों कंडीशंस पूरी करनी है आपने, कंपाउंड की भी और कॉम्प्लेक्स की। जैसे आता है ना कि परफेक्ट भी हो कंटिन्यूअस भी हो, परफेक्ट अलग से समझना पड़ता है टेंस, और कंटिन्यूअस अलग से, यानी परफेक्ट क्या है? मैं काम कर चुका हूं, कोई काम हो चुका है, दैट इज डन, मैंने काम कर लिया है या कर चुका हूं। कंटिन्यूअस क्या है? काम कर रहा हूं। तो एक होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी ये काम कर चुका भी हूं और वो सिलसिला जारी भी है, यानी आप सुबह स्कूल आए, वो दिन आपने मुकम्मल किया, मुकम्मल कर चुके, वापस घर में चले गए, लेकिन ये सिलसिला जारी है, हर दिन आप कंटिन्यूअस भी काम कर रहे हैं और काम मुकम्मल कर रहे हैं। तो यही सिलसिला यहाँ पे भी होता है। यहां तक अगर बात आपको समझ आ गई हो तो हम आगे चलेंगे। समझ आ गई है? याद रखिएगा, मैं एंड में जाके क्वेश्चन पूछूंगा, ऐसे नहीं कहते ना समझ आ गई है। विद रिस्पेक्ट टू कंडीशनल्स, विद रिस्पेक्ट टू कंडीशन। अब अगर आपको बेटा जी इस चीज की समझ आ गई ना कि क्लास क्या चीज होती है असल में,
तो आपके लिए ये चीज इंशाल्लाह बहुत आसान हो जाएगी, बिकॉज इसमें 4 कंडीशंस होते हैं, 0 to 3, 0 1 2 3 कंडीशंस। तो इसके भी मैं इसी को एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है। ऐसे ये वाला टेबल यहाँ पे आ जाएगा, मैं रफली लिख रहा हूँ तेज ताकि टाइम हमारा सेव हो। यहाँ पे आपके पास मैं लेफ्ट साइड पे कंडीशनल लिख रहा हूँ, आगे उसके क्लॉजेस। इसमें भी बेटा जी याद रखिएगा, यहाँ पे तो सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज ही होगा ना, जो हमने यहाँ पे पढ़ा था कंजक्शन, ये वाला सिंपल, ठीक है। तो ये सिंपल तो एक ही आपके पास क्लास हो तो उसकी कंडीशन पूरी हो जाती है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, इसमें दो क्लासेस लाजिमन होंगे, वरना कंडीशन पूरी हो सकती नहीं है। क्यों? कंडीशन कहते हैं शर्त को। शर्त को आप आपस में शर्त लगाते हैं ना, एक बंदा कहता है या तो ये काम होगा, दूसरा कहता है या नहीं होगा। अगरचे इसमें वो शराइत नहीं होते जिस तरह के आप लगा रहे होते हैं, लेकिन इसमें भी शर्त होती है कि अगर ये हुआ तो वो होगा, और अगर वो हुआ तो ये होगा, और अगर ये हुआ तो वो नहीं होगा, वो हुआ तो ये नहीं होगा, ये भी हुआ वो भी हुआ तो तीसरा नहीं होगा, और ये भी ना हुआ वो भी ना हुआ तो तीसरा हो जाएगा। तो समझ आ रही है कि इस तरह की बड़ी मजे की बहस होती है ना। इसमें ऐसे कंडीशंस होती हैं, जीरो और कंडीशनल्स इनको कहना है, कंडीशंस नहीं कहना, कंडीशनल्स सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। फर्स्ट हो गया जी आपके पास, सेकंड और थर्ड। अगेन ओवरव्यू है, बहुत तेजी से समझना है। तेज जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं तो जहन को बहुत, प्रोसेसर आपका जो है ना कोड डू होगा तो काम नहीं करेगा, ठीक है। 5th जनरेशन होना चाहिए आपका प्रोसेसर, ठीक है ना, क्योंकि वो आपको पता है ना कि रैम के साथ और सेकेंडरी मेमोरी के साथ जब प्रोसेसर कंपैटिबल नहीं होता तो फिर आवाज आना शुरू हो जाती है, ठीक है, तो फिर धुआं निकलता है। तो कानों से धुआं ना निकले। अगर कोई चीज समझ नहीं आती तो एकदम एक्सक्यूज करके पूछ लें, मैं इसको माइंड नहीं करूंगा बिकॉज इट्स नॉर्मल, ठीक है। जीरो कंडीशन में बेटा क्या होता है, यहाँ पे आपके पास दो क्लासेस होते हैं, लेट मी रब इट। आपके पास यहाँ पे और यहाँ पे ये बेस नहीं है कि डिपेंडेंट होता है या इंडिपेंडेंट होता है, कोई भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट भी हो सकता है और डिपेंडेंट भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्लास नंबर C1 लिख रहा हूं मैं, C2 तो यानी दो क्लासेस होती है इसमें, तब जाके पूरा सेंटेंस बनता है कंडीशनल, वरना आपने देखा छोटा सेंटेंस फिर छोटा सेंटेंस, उससे मिला पूरा सेंटेंस, क्योंकि ये छोटा था विदाउट फुल स्टॉप, इसलिए इसको क्लॉज कहते हैं। सो इसमें असल में आपको जब तक टेंसेस नहीं आएंगे, इसमें दो कॉन्सेप्ट इकट्ठे हो गए, एक टेंसेस वाला कॉन्सेप्ट इकट्ठा हो गया और दूसरा क्लॉजेस वाला कॉन्सेप्ट इकट्ठा हो गया। ये दो कॉन्सेप्ट जब तक आपको इस पे उबूर हासिल नहीं होगा तब तक आप कंडीशन सेंटेंसेस नहीं बना सकते। तो इसमें पहला जो सेंटेंस होता है जीरो में, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है और दूसरा भी प्रेजेंट इंडेफिनिट। चलो जी, जान छुट्टी, आसान हो गया। पहला भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा भी प्रेजेंट इंडेफिनिट। यहाँ पे जो फर्स्ट कंडीशन होता है उसमें पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है और दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट होता है, ठीक है जी। और मैं यहाँ पे एक इंटरचेंज और एक्सचेंज का सिंबल लगाता हूँ, यानी ये लाजिम नहीं है कि पहला प्रेजेंट ही का हो, पहला फ्यूचर का भी हो सकता है, दूसरा प्रेजेंट, ये इंटरचेंज हो सकते हैं, ठीक है। हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि एक पहले और दूसरे को छोड़ें, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट। सेकंड में क्या है बेटा जी, सेकंड में ये है कि आपके पास पहला या एक जो होता है वो पास्ट इंडेफिनिट का होता है और दूसरा जो होता है उसमें आप वुड, गुड, माइट वगैरह लगा के साथ में क्या यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है, बेस फॉर्म। वर्ड की 6 फॉर्म मैंने आपको बताई थी, इंफिनिटिव, बेस फॉर्म, पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल और इंडेफिनिट फॉर्म जो होती है, इंडेफिनिट फॉर्म SES या IES सिंपल होती है, ठीक है। और पांचवा एक और होता है व्हिच इज कॉल्ड जेरेंट। और जेरेंट किसको कहते हैं, जब एक वर्ड एज अ नाउन भी काम कर रहा होता है, एज ए वर्ब भी काम करता है। बहरहाल ये एक साइड इंफॉर्मेशन थी जो मैंने देना आपको मुनासिब इसलिए समझी कि आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगा। और जो थर्ड कंडीशन होता है व्हिच इज इन कंटिन्यूटी, फोर्थ होगा, वो क्या होता है, उसमें आपका एक होता है पास्ट परफेक्ट का, ठीक है। अब सिंपल पास्ट नहीं रहा, पास्ट इंडेफिनिट, यहाँ पे आइज वाला इंडेफिनिट है, ठीक है, सादा। सिंपल परफेक्ट नहीं रहा, सॉरी सिंपल पास्ट नहीं रहा, पास्ट परफेक्ट हो गया, तो उसके साथ आप क्या यूज करेंगे, would, could, might have प्लस
थर्ड फॉर्म। अब मैं एक सेंटेंस आपको बोल के समझाऊंगा बिकॉज लिखने का टाइम नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहला होगा, दूसरा भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का। इफ आई अटेंड क्लासेस रेगुलरली, अगर मैं क्लासेस रेगुलरली लेता हूं, आई गेट थ्रू एग्जामिनेशन, तो मैं एग्जामिनेशन में पास हो जाता हूं, दोनों ही प्रेजेंट इंडेफिनिट की। दूसरे में क्या होगा, पहला इंडेफिनिट का, फ्यूचर का होगा। If I attend classes regularly, I will get through examination. यहाँ पे would भी यूज कर सकते हैं आप, would भी यूज कर सकते हैं, because इसमें भी होगा would use, इसमें भी होगा, लेकिन आपके जहन में सवाल पैदा होता है कि यहाँ भी would यूज हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, तो इसमें फर्क क्या हुआ? फर्क ये तय करेगा इसका प्रेजेंट, इसकी डिटर्मिनेशन फर्क की यहाँ से डिस्टिंग्विश होगी कि ये प्रेजेंट का है, ये पास्ट का है। ऑलराइट, सो वुड भी यूज कर सकते हैं बाज हालात में, वो वुड का एक स्पेशल यूसेज होता है, ठीक है। तो एक बाज का था पोलाइटली भी यूज कर सकते हैं, एक्सप्रेशन पे भी बेस करता है, ग्रामर पे भी बेस करता है, हर चीज एक्सप्रेशन पे बेस कर रही होती है और ग्रामर पे बेस कर रही होती है। शायरी में ऐसा नहीं होता, लिटरेचर में ऐसा नहीं होता कि हर चीज आप ग्रामर के कसवटी पे परखना शुरू हो जाए कि जॉन मिल्टन ने या शेक्सपियर ने ये चीज जो लिखी है ग्रामर के हिसाब से सही नहीं है, नहीं, वो जुबान और बयान के हिसाब से ठीक है, एक्सप्रेशन के हिसाब से ठीक है। पर ये साइड इंफॉर्मेशन है। एक आप इसमें कहेंगे इफ आई अटेंड क्लासेस रेगुलरली, और इसमें इफ लाजमी है, ये याद रखिएगा, सिवाय इसके, सिवाय आखिरी के, हर एक कंडीशन में इफ का वर्ड जब तक नहीं आएगा तो वो कंडीशनल सेंटेंस नहीं बन सकता। इफ का मतलब ही अगर होता है, लेकिन इसमें इफ इसमें भी आता है, लेकिन इसमें एक आपके पास एज होता है कि आप इसमें हेड से शुरू कर सकते हैं, सेंटेंस हेड से शुरू कर सकते हैं, इफ नहीं भी यूज कर सकते, वो हम यहाँ पे पहुंचेंगे तो आपको बताऊंगा मैं, पर इसको याद रखना है। सो इफ आई अटेंड क्लासेस रेगुलरली, आई विल फ्यूचर का आ गया, सिंपल, गेट थ्रू एग्जामिनेशन। गेट थ्रू का मतलब होता है कामयाब हो जाना, ठीक है। सेकंड में क्या है बेटा जी, पास्ट इंडेफिनिट। इफ आई अटेंडेड क्लासेस रेगुलरली, अगर मैंने क्लासेस रेगुलर ली होती, आई वाज गेट, so I would get through examination, इसमें would है, yes sir, I would get through examination। past perfect होगा जी पहला। थर्ड कंडीशन, if I had attended classes regularly, I would have passed, third form passed, या I would have gotten through या got through, because get की third form got भी होती है और gotten भी होती है, ठीक है। so I would have gotten through examination, so that's all, यही है इसमें। लेकिन जो मैंने बताया था कि यहाँ पे इफ आप नहीं भी यूज कर सकते, तो आप कैसे यूज कर सकते हैं, had I attended classes regularly, had को शुरू में जाते हैं, इसको शुरू में लाने से इंटरोगेटिव नहीं बन जाता, रहता कंडीशनल ही है, लेकिन वो इफ हट जाता है। यहाँ पे अगर आपको कुछ चीज समझ आई हो यहाँ तक, यस मिस्टर अब्दुल मन्नान, थर्ड वाले ये आखिरी, ये इनकी समझ आ गई पहले। इसमें बेटा जी पहले होता है कि इसमें एक जो क्लॉज होता है वो पास्ट परफेक्ट का होता है। पास्ट परफेक्ट कौन सा टेंस होता है, जिसमें आप हैड के साथ थर्ड फॉर्म यूज कर रहे होते हैं। किसके साथ, क्योंकि हैड आता ही पास्ट के परफेक्ट में, प्रेजेंट में हैज और हैव आते हैं, यू ऑलरेडी नो दैट, ठीक है। सो इसमें पास्ट परफेक्ट आएगा, इफ आई हैड अटेंडेड, अटेंडेड क्यों है, थर्ड फॉर्म में, हैड के साथ थर्ड फॉर्म यूज होती है। The classes regularly, या my classes regularly, या just classes regularly. If I had attended classes regularly, इसमें my मुकद्दर है कि उसकी अपनी ही क्लासेस होंगी, ठीक है। So I would have gotten through, या I would have passed the examination. ये कंडीशंस पूरी होना है, इसमें पास्ट परफेक्ट आएगा। और ये याद रखिएगा कि ये पहला और दूसरा नहीं है, ये चेंज भी हो सकते हैं, वो दूसरा वाला पहले भी आ सकता है। यानी आप कह सकते हैं I would got through examination if I attended the classes regularly. If वाला सेंटेंस जो क्लास होता है वो बाद में भी आप ला सकते हैं। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन आपका? यस सर, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट और ये जो आपने ऊपर लिखे हैं सर, इनकी जगह कोई और नहीं आ सकते? कोई और क्या बकरी आएगी? सर मतलब कि यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में जैसे आपने जीरो कंडीशन में लिखा है, इधर अगर पास्ट इंडेफिनिट आ जाए तो पास्ट इंडेफिनिट बेटा जी आ रहा है ना, पास्ट इंडेफिनिट यहाँ पे आ रहा है, ये रूल है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट हो? यस सर, दूसरा भी जुमला बना के देखते हैं क्या क्या बनता है, क्या बनता है। इफ आई अटेंडेड क्लासेस, अगर मैंने क्लासेस ली होती, आई गेट थ्रू एग्जामिनेशन,
तो मैं पास होता हूँ, सेंटेंस नहीं बनता। ये बनता ही नहीं। ग्रामर के लिहाज से बन जाएगा, आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन जुबान और बयान के असलीब पर यानी स्टाइल्स पे पूरा नहीं उतरता। यानी अगर मैंने क्लासेस ली होती तो मैं कामयाब होता हूँ, ये क्या सेंटेंस? होता हूँ नहीं, होता। तो होता के लिए वुड का यूज होता है। इस वुड का यूज ही यहाँ पे ये होता है जब आप कहते हैं ना कि काश आप मेहनत करते होता, would that you work hard, would that you work hard, ठीक है। और अगर मैं वहां पे होता, if I were there, so तुम वहां पे ना होते। You wouldn't be there, you wouldn't be there। तो एक ट्रोय मूवी है, ट्रोय आपने से किसी ने देखी है? ट्रोय, स्पार्टा और ट्रोजन्स की जो वार हो रही होती है ना, ट्रोजन वार जिसमें होती है हेलेना वाली। एनी हाउ, उसमें वो जो अकीलीज होता है ना, मेन जो उसका कैरेक्टर होता है, हीरो होता है, सो वो अपने जो रोलर होता है ना एगामेम्नन, उसको कहता है कि वुडंट दैट बी अ साइट, कि एक रोलर जो होता है वो अपनी लड़ाई खुद लड़ता है। सो काश ऐसा होता कि तुम खुद लड़ते, मेरी तुम्हें हाजत ना होती और मुझे तुम ट्रीट ऐसे करो जैसे तुम नौकर हो। अच्छा जी, ये समझ आ गई बेटा? यानी कोई चीज होती, ये वुड यूज ही इसी मकसद के लिए होता है, हमेशा इस मकसद के लिए यूज नहीं होता, लेकिन ऐसे ही होता है। यानी और ये कंडीशंस में ही ज्यादा यूज होता है। अगर ये होता तो वो ना होता, वो होता तो ये ना होता, वो होता तो ये होता, ये होता तो वो ना होता, ये भी होता वो भी होता, तीसरा ना होता, ये भी ना होता वो भी ना होता, चौथा ही ना होता। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन है? अच्छा, आप कभी क्यों करते हैं वो पहाड़ी को ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश उर्दू में? उधर यो उधर को आप कभी नहीं करते? मैं वैसे जो कर रहा हूँ आप परेशान हो गए, सवाल पूछिए। अगर मैं पढ़ता तो मैं पास हो जाता। If I studied, I would get through। उर्दू में इसमें बोलने में कोई फर्क नहीं आता, दूसरे और तीसरे में शायद आपके माइंड में यही कहानी चल रही है, शायद, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट यू कैन टेल मी कि सेकंड में और थर्ड में आमतौर पे उर्दू में जब आप उसको ट्रांसलेट करते हैं ना कि अगर वो होता तो वो हो जाता, क्योंकि हम ये तो नहीं कह रहे थे ना उर्दू में कि अगर वो हो चुका होता तो वो होता, उर्दू में ऐसे ही कहा जाएगा। लेकिन आप कभी भी लैंग्वेज कोई भी सीखें, अरबिक सीखें, फ्रेंच सीखें, जापानीज सीखें, उसको फिर अपनी लैंग्वेज का कयास मत किया कीजिए, उसको उसी लैंग्वेज के तौर पर समझा करें। ये तो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मैं आपका सवाल समझ रहा हूँ कि मे भी आपके जहन में ये सवाल हो, मे भी आपको सवाल मुख्तलिफ हो उससे बात कर लेंगे। आपका सवाल ये है ना कि इसमें और उसमें फर्क क्या है, तीसरे में और चौथे में ये फर्क है, इसके स्ट्रक्चर में फर्क है, उर्दू के हिसाब से कोई फर्क नहीं है। और हाँ, कभी कभी ऐसा कह भी सकते हैं आप कि अगर आप वहां पे पहुंच चुके होते तो मैं भी वहां पे होता, ये होगा तीसरा, थर्ड कंडीशन। लेकिन ये खास हालात में होता है। तो ये हो गया ओवरव्यू। एक क्रैश कोर्स जो होता है, क्रैश कोर्स समझते हैं? क्रैश कोर्स वही होता है कि जिसमें आप ऑलरेडी चीजों को पढ़ चुके होते हैं एक दफा, लेकिन उसमें रिवीजन होती है, स्पीडी रिवीजन होती है। उसमें आप घर से पढ़ के आते हैं मुकम्मल तौर पर, लेकिन उसके बावजूद अगर कोई चीज पिछना रह जाती है, आपको समझ नहीं आती, तो अंडरलाइन करके ले आते हैं और आके पढ़ सकते हैं। यहाँ भी ऐसे ही होता है, अगर कोई चीज रह गई तो आप पढ़ सकते हैं। कोई बच्चा किसी में क्वेश्चन नहीं है तो खत्म करें जी इसको, फिर क्लास आज आपने मंडे वाले दिन